आज का हमारा टॉपिक है लोरेंट्ज़ फोर्स। अगर आपने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाएगी। तो दोनों फोर्स को कंबाइन करके हमें जो टोटल फोर्स मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज़ फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, इस दोनों का जो टोटल होता है उसको हम कहते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लोरेंट्ज़ फोर्स F इज इक्वल टू F E प्लस F M। अब ये F E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, और F M क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में ही स्टडी कर चुके हैं। वो कितना होता है? वो होता है F इज इक्वल टू क्यू ई जितना, ठीक है। ये तो आप सबको पता होगा। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, ये कितना होता है ये हमें नहीं पता, तो हमें पहले इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, कोई ऐसा वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है और इसमें से I जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो क्योंकि इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। सपोज कि यहाँ पर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक प्लस Q जितने चार्ज को रखा, तो क्योंकि यहाँ पर इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके आसपास, तो उस मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखिए, ये चार्ज जो है वो जब तक स्टेडी स्टेट में था, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा था, तब इसके फील्ड की उस चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही हम कुछ करके इस चार्ज को अगर मूव करवाते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, तो जैसे ही ये पार्टिकल मूव होता है, इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इफेक्ट थी, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स थी उस पर लगने लगती है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ कैसे चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क करती है। तो आंसर है कि जो सिर्फ मोशन में है, जो स्टैटिक होते हैं, जो स्टेडी स्टेट में होते हैं, जो पार्टिकल मूव नहीं करते, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स ऑन ओनली मूविंग चार्जेस, नॉट ऑन ए स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। आप एक बात ये याद रख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी थियरी होगा वो सिर्फ मूविंग चार्जेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अगर चार्ज स्टेडी स्टेट में है तो उसके ऊपर हम ये फॉर्मूलास नहीं लगा सकते, ओके। अब हमें ये पता लगाना होगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका क्या इक्वेशन होगा कि जिसकी वजह से हम फाइंड कर सकें कि कितना फोर्स इसके ऊपर लगता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया, देखिए। यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड B, और इसके अंदर एक चार्ज हम रखते हैं प्लस Q जितना, जो इस तरफ V जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस वेलोसिटी का इस B के साथ यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा जितना। तो अब ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे V कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा ये होगा V साइन थीटा। अब देखिए, फोर्स का जो इक्वेशन बनाया गया है ये कैसा है? एक एक्सपेरिमेंटली बनाया गया इक्वेशन है। यानी कि साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि अगर मैं ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू मैं ज़्यादा करूँ तो उसका फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, मैं अगर चार्ज ज़्यादा लूँ तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, मैं कितनी वेलोसिटी से डालूँ तो मैं कितना फोर्स मिलता है। ऐसे ट्रायल एंड एरर की मेथड से साइंटिस्टों ने फाइंड किया कि ये जो फोर्स था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला FM, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज Q से, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड B से। यानी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना फोर्स कैसा होगा? ज़्यादा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। अगर F बढ़ेगा तो B भी बढ़ना चाहिए, ओके। तो और एक थर्ड बात यहाँ पर यह है कि FM
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, v cos थीटा और v sin थीटा। अब ये जो फोर्स है वो सिर्फ डिपेंड करता है ओनली परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसके ऊपर, यानी कि v sin थीटा के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर कोई कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर में जाता है, अगर कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के ही मार्ग में जाता है तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर में या तो फिर उससे कोई थीटा बनाकर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल में होगा, v sin थीटा के। तो एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। अब ये तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास इक्वेशन आएगा एफ एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। अब प्रोपोर्शनल की जगह पे अगर हम इक्वल टू लिखना है तो हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रखा एफ एम इज इक्वल टू के, ओके यहाँ पर हम इक्वल टू लिख रहे हैं, इज इक्वल टू के क्यू बी वी साइन थीटा। अब देखिए ये के जो है कांस्टेंट, ये हमें पसंद नहीं था, ये हमें किसी भी तरह से निकालना था। तो हमने क्या सोचा, जब ये फील्ड कोई साइंटिस्ट ने बनाया होगा तो उसने क्या सोचा कि अगर हम किसी तरह से ये सारी जो वैल्यू है उसको 1 कर दे तो ऑटोमेटिकली के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए हम के को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसने फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड को जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसने डिफाइन ही ऐसे किया कि के की वैल्यू में कैसी मिले, 1 मिले। देखिए जब कोई साइंटिस्ट ने 1 किलोग्राम बनाया होगा तब उसने इतने से टुकड़े को 1 किलोग्राम कहा, उसकी बजाय उसने इतने बड़े टुकड़े को अगर 1 किलोग्राम कहा होता तो अभी हम इतने टुकड़े को 1 किलोग्राम के फॉर्म में यूज़ करते होंगे। उसी तरह से जब ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसके पास एक पावर थी कि अगर वो इस तरह से सेट कर दे कि सभी की वैल्यू 1 हो जाए तो के की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी और उसको हमें जो कैलकुलेशन है उसमें कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। तो उसने क्या सोचा कि अगर कोई एक पार्टिकल जिसका चार्ज 1 यूनिट है और वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि q की वैल्यू हमने 1 कर दी, v की वैल्यू 1 कर दी, और वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाकर चल रहा है। तो 90 यहाँ पर हम रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये भी हमने 1 कर दिया और उसके ऊपर 1 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया, 1। तो देखिए एक 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड को उस साइंटिस्ट ने कैसे डिफाइन किया कि अगर कोई पार्टिकल 1 कूलम जितना चार्ज है उसके पास और वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर चल रहा है और तब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो अगर 1 न्यूटन है, तब वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। तो सभी 1 हो गए तो ऑटोमेटिकली के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए हमें ये इक्वेशन में क्या मिलेगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से के हमने हमेशा के लिए निकाल दिया। हमने b को डिफाइन ही ऐसे किया कि k की वैल्यू में कैसी मिले, 1, इसलिए हमें कैलकुलेशन में उसको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो टर्म है b v साइन थीटा, ये थीटा क्या है, b और v यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के बीच का थीटा। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू। देखिए बी वी साइन थीटा को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो b क्रॉस v या तो फिर v क्रॉस b, क्योंकि जो अगर यहाँ पर कोस थीटा होता तो हम लिखते हैं यहाँ पर b डॉट v, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे b क्रॉस v। लेकिन इसको भी हम 2 तरह से लिख सकते हैं, b क्रॉस v या तो फिर v क्रॉस b, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, v क्रॉस b। ये हम क्यों लिखेंगे ये अभी हम थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा, जब हम इसकी डायरेक्शन के जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं लिखूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमने v क्रॉस b ही सिलेक्ट किया, b क्रॉस v हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। v ये अब वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा v क्रॉस b। ओके, तो इस तरह से हम ये इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में
ऐसा लिख सकते हैं। अब बात आई, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मेथड और एक है राइट हैंड पाम रूल मेथड। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड उसकी ये फर्स्ट 3 उंगलियां है उसका हम यूज़ करते हैं। उसमें जो थंब है उसको हम कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि ये जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन। फिर ये फर्स्ट फिंगर है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन। आपको यह क्या ध्यान रखना है कि ये तीनों की तीनों उंगलियों को आपको एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है। ये दोनों के बीच का भी एंगल 90 होना चाहिए, ये दोनों के बीच का भी एंगल 90 होना चाहिए, ये दोनों के बीच का भी एंगल 90 होना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको इसे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है ये क्या है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप ये वाली उंगली फर्स्ट फिंगर और वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप ये मिडिल फिंगर सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो आइए सेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये डायरेक्शन में, यानी कि ये उंगली रखेंगे फर्स्ट वाली हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये हो गई। फिर वेलोसिटी कैसी है, ऊपर की तरफ, तो ये वाली जो, क्योंकि यहाँ पर v साइन थीटा को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी लेगी, ये वाली ऊपर की तरफ। तो ये जो मिडिल फिंगर है उसको हम रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है कि सेट करते समय ये पहले जो आपने फिंगर सेट की थी उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो इसी डायरेक्शन में रहनी चाहिए। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो फिंगर है ऐसे ही रखते हुए आप वेलोसिटी की फिंगर ऊपर की तरफ करते हो तो ऑटोमेटिकली देखिए थंब की डायरेक्शन कैसे आ गई, अंदर की तरफ। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे है, अंदर की तरफ लग रहा है, माइनस से डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी फिंगर्स है, राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो थंब है उसको रखते हैं हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और उस दोनों को सेट करने के बाद जो हमारी पाम है, पाम जिस तरफ आती है उसको हम कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली डायरेक्शन में, तो ऐसे हमने उंगलियां रखी। फिर हमारा वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऐसे हमने थंब रखा। तो उस दोनों को सेट करने के बाद ये पाम कैसे आया, देखिए अंदर की तरफ आया। तो यहाँ पर फोर्स कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो उस तरह से हम दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। अब बात आई कि V क्रॉस B ही हमने क्यों लिखा। देखिए हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि हमारा फोर्स कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक स्क्रू रखिए, हमारा रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, अंदर की तरफ। आप देखिए कि स्क्रू को किस तरफ घुमाने से हमारा रिजल्ट, यानी कि जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो हमें पता है कि स्क्रू को अगर हम राइट साइड में घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो राइट साइड में अगर घुमाना है तो हम किस से किस तरफ जाते हैं, तो राइट साइड में हम जाते हैं वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अगर हम ऐसे स्क्रू को घुमा दे तो हम जाते हैं B से V की तरफ। लेकिन हम स्क्रू को राइट साइड में घुमाने से वो अंदर जाता है, क्योंकि हमारा फोर्स की डायरेक्शन भी अंदर है, तो हमें स्क्रू को भी अंदर जाते हुए देखना है। तो अगर स्क्रू राइट हैंड में घुमाने से अंदर जाता है तो वो कैसे जाता है, V साइन थीटा से B की तरफ जाता है, V साइन थीटा से B की तरफ जाता है। इसलिए हमने पहले क्या लिखा, V, और बाद में लिखा B। ओके, इतनी क्लियर हो गया बात। तो ये हो गया फोर्स का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अब हम बात करते हैं उसके यूनिट की। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q V साइन थीटा। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। साइन थीटा का यूनिट लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब ये दोनों क्वांटिटी को आप मिलाइए, कूलम सेकंड इनवर्स। यहाँ पर देखिए कूलम सेकंड इनवर्स, यानी कि ऐसा हो गया कूलम पर सेकंड। अब ये क्या होता है, देखिए एम्पियर का हमारे पास डेफिनेशन क्या था, करंट
जब भी कोई तार में से करंट फ्लो होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू पर यूनिट टाइम टी। तो आई यानी कि करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज क्यू, इसका यूनिट क्या है, कूलम्ब, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एम्पियर। तो यहाँ पर कूलम्ब पर सेकंड की जगह पर हम लिख देंगे एम्पियर। तो ये हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू न्यूटन पर, ये हो गया इसका यूनिट, न्यूटन पर कूलम्ब पर सेकंड की जगह हम लिख लिया एम्पियर। तो एम्पियर मीटर, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के बारे में। आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, ये वाला भी या तो फिर ये वाला भी। और एक यूनिट ये हमारे पास ये भी है कि एक साइंटिस्ट की याद में हम मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को लेते हैं टेस्ला। डिनोट करते हैं उसको टी से। जैसे हम फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ला से, ठीक है। अब टेस्ला जो है वो थोड़ा बड़ा यूनिट है, इसलिए इसका छोटा यूनिट है एक गोस। तो एक गोस, 1 गोस की वैल्यू होती है 10⁻⁴ टेस्ला दी, ठीक है। तो ये आपको यूनिट याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT -2। ये तो आपने 11th में से याद कर लिया होगा, MLT -2 होता है F का। Q का क्या होता है, Q को हम लिख सकते हैं AT। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखा था ना कि एम्पियर A क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, ओके। तो Q की जगह पर लिख सकते हैं AT, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर Q की जगह पे AT। और ये क्या है, वेलोसिटी, उसका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ टाइम इनवर्स। अब यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा MT -2 और ये A ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A -1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, MT -2 A -1, ओके। तो इतना इनफ है। लोरेंट्ज फोर्स में हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक जो लोरेंट्ज फोर्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, दोनों का एडिशन। और हमने देखा मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका यूनिट ये या फिर ये कोई भी यूनिट आप यूज़ कर सकते हो। और हमने देखा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इतनी बात इनफ है, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।